हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था और इसके विकास का जो इतिहास चैप्टर है हमारा क्लास 10th इकोनॉमिक्स, उसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट बहुवैकल्पिक प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप याद रख लो, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप देख लो, भारत में क्या है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। और ये याद रखिएगा कि जो 2014 है उसमें योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। और इसे किसने चेंज किया था, तो इसके जो हमारे 2014 के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने ही क्या किया, इसका नाम नीति आयोग कर दिया था। और इस साल है 2014, याद रखना। फिर है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो आप देखो, जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो विकसित कहलाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। या फिर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे बिमारू राज्य से पूछ दे तो बिमारू में भी क्या हो जाएगा कि बिहार ही आता है। और भी बहुत सारे देश है, फर्स्ट में बिहार आता है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा क्वेश्चन है कि भारत अंग्रेजी शासकों का था, क्या था, तो उपनिवेश था। फिर है कि अंग्रेजियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया शोषण किया। फिर है अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन की प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। फिर है भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को जाता है, नियोजन यानी प्लानिंग। फिर है कि आर्थिक विकास का माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना गया है। फिर है साधनों के मामलों में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है, तो दयनीय है। फिर है बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। और लास्ट है कि बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है, तो वो है बाढ़। ठीक है, आप देखोगे कि बिहार का जो आधा पार्ट है वो हमेशा ही बाढ़ से ग्रसित रहता है और बाकी का जो आधा पार्ट है वो सूखा से ग्रसित होता है। जबकि आप देखो कि दोनों ही अपोजिट है, यानी बाढ़ और सूखा एक दूसरे से डायरेक्ट अपोजिट है। और बिहार पे आप देखो, दुर्भाग्यवश आप देख लो कि ये दोनों ही भारत में विद्यमान है, सॉरी बिहार में विद्यमान है। फर्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आप देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। या फिर हम दूसरी शब्दों में यह कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की प्रणाली है। यह लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का क्रय कर सके। क्रय मतलब होता है खरीदना। तो अर्थव्यवस्था क्या है, वो आजीविका अर्जन की प्रणाली है। और ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप देख लो, कहीं पे आप देखोगे कि वहाँ पे पूंजीवाद है, कहीं पे देखोगे तो वहाँ पे समाजवाद है। तो ऐसे में भारत ने क्या किया कि न पूरी तरीके से पूंजीवाद को अपनाया, न पूरी तरीके से समाजवाद को अपनाया। उन्होंने दोनों के मिक्सचर को अपनाया, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि थोड़ा सा पूंजीवाद की तरफ भी है और थोड़ा सा समाजवाद की तरफ है। फिर भी आप देखो, अगर पूछा जाए कि ज़्यादा किस तरफ झुकाव है, तो देखो भारत में ज़्यादातर पूंजीवाद की तरफ झुकाव दिखा जाता है। फिर भी भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि सतत विकास क्या है। तो आप देखो, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो कि जारी रह सके, टिकाऊ रह सके। सतत विकास न ही केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखती है। वुडलैंड के आयोग के अनुसार विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता के समझौते किए पूरी की जाती है, उसे ही सतत विकास कहते हैं। ठीक है। फोर्थ में क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो आप देखो, आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन, समन्वय एवं उपयोग करना है। योजना आयोग के अनुसार आर्थिक
नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। वैसे आप देखो यहाँ पे भी अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको चैप्टर पढ़ा कर एक अलग वीडियो बनाया है जो कि आपको चैनल पे हमारे मिल जाएगा। आप देखो हमारे यहाँ सारे क्लास और सारे चैप्टर्स अपलोड रहते हैं, उसके चैप्टर क्वेश्चन आंसर, और आप देखो 4th क्लास से लेके BA तक का सॉल्यूशन भी रहता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर में। सो मैं यहाँ पे बस क्वेश्चन से बता रही हूँ, चैप्टर आप वहाँ से पढ़ लेना। 5th नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। तो आप देखो मानव विकास रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HDI भी कहते हैं, में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय में सम्मिलित होती है। ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन है कि आधारित संरचनाओं पर प्रकाश डालें यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो आधारित संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देशों के आर्थिक विकास के आधार है। उन्हें देश का आधारित संरचना यानी आधारभूत ढांचा कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधार संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित कहलाएगा। फिर आप देखो यहाँ से दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो स्टार्ट हो जाता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना यानी उसकी जो भी स्ट्रक्चर है उसको हमें लिखना है, साथ ही उसको कितने भागों में बांटेंगे, मतलब डिटेल में अर्थव्यवस्था को बताना है। तो आप देखो यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों, इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो आप देख लो पहले प्राथमिक क्षेत्र क्या है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय तो हमें पूरा लिखना होगा। तो कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंतुओं, जंगलों से वस्तुओं के कहा गया जैसे कृषि पालन, ये जंगलों से वस्तु से प्राप्त करना जैसी व्यवस्था आती है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत खनिज व्यवस्था, निर्माण, जनोपयोगी वस्तुएं, जनोपयोगी यानी जन प्लस उपयोगी, यानी लेकिन उसको हम लोग संधि करके लिखे सो जनोपयोगी हो गया है। ठीक है, जैसे गैस, बिजली आदि, ये सब किस में आ जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र में आ जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में। और तीसरा में आता है सेवा। इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन, बीमा, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। वे क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावे। तो आप देख लो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। इसकी एक सर्वमान्य जो हम परिभाषा है वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अलग अलग जो भी विद्वान है उनके बारे में यहाँ पे लिखते हैं। पहला है मेडिसन ने लिखा है कि धनी देशों की आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों की आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास कहलाता है। आप देखो वृद्धि जो बढ़ चुका है और विकास यानी जो अभी बढ़ रहा है। ठीक है, यही अंतर है बेसिकली। जैसे अमेरिका क्या है, विकसित देश है, तो उसमें अगर वो अपने आप को और बढ़ाएगा तो आप कहेंगे कि अमेरिका वृद्धि कर रहा है। लेकिन भारत तो अभी विकसित नहीं हो पाया है, लेकिन फिर हम भी अपना विकास कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे कि हम विकासशील कहलाएंगे। ठीक है, यही अंतर है बेसिकली। फिर डॉक्टर ब्राइट ने लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है, वही बात है। उर्सुला हिक्स जो है प्रोफेसर, उन्होंने लिखा है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग अविकसित या फिर विकासशील देशों के संदर्भ में किया जा सकता है। तो इन सब से हम लोग को यही पता चलता है कि विकसित यानी जो मतलब जो विकास उसके लिए कहेंगे जो अभी विकास कर रहा है, और वृद्धि यानी जो अपने विकास को पूरा कर चुका है। क्लियर हो गया। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप एक कुछ सूचकांक के द्वारा करें। तो देखो आर्थिक विकास की माप निम्नलिखित सूचकांक द्वारा
कर सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश के एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्र की आय। तो वो अपने देश में जितना भी आय हो रहा है एक राष्ट्र में, उसको राष्ट्रीय आय कहेंगे। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको हम लोग विकसित कहते हैं, जो अभी विकास कर रहा है उसको विकासशील, और जहाँ राष्ट्रीय आय कम है उसको हम लोग अविकसित देश कहते हैं, जैसे अफ्रीका वाला देश हो जाएगा। फिर है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति, आप देखो राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्र की आय, और प्रति मतलब होता है एक, और व्यक्ति मतलब इंसान, यानी जब हम एक व्यक्ति की आय की बात करते हैं तो वो हो जाता है प्रति व्यक्ति आय। देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या में भाग देने पे जो भागफल आता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे देख लो कि मान लो मेरे यहाँ 100 मान लो हम अपने कोचिंग का ही आय निकालते हैं, प्रति व्यक्ति कि एक बच्चा कितना होता होगा, तो 100 स्टूडेंट है मेरे यहाँ, ठीक है। और मेरा अगर आप इनकम निकालोगे तो वो है 50,000 हो गया। तो अगर इस पे आप डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट आप देख रहे हो कि 0 से 0 कट किया और ये बच गया 500, यानी एक बच्चे का कितना हो गया फी, तो 500। तो इसको क्या है कि हम लोग मान सकते हैं अबाउट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो सीनियर है उनका 1000 है, जो जूनियर है उनका 300 है, किसी का 400, किसी का 600 800, बट एवरेज अगर हम निकालते हैं तो वो 500 निकलता है। उसी तरीके से जो हमारी जनसंख्या है, जैसे 125 करोड़ है अभी, है ना, बढ़ गया देश का जनसंख्या, फिर भी अगर मान लो 125 करोड़ ही है और टोटल राष्ट्रीय आय मान लो कितना पैसा निकला, तो उससे हम डिवाइड करते हैं और जो निकलता है उसको मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का इतना आय है। लेकिन फिर भी आप देख लो, अगर आप अंबानी का देखोगे तो उनका जितना वो पर मिनट कमा रहे हैं उतना हम लोग शायद एक साल में भी नहीं कमा पाते हैं। तो ये अलग बात है कि ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं होता, बट अगर हम पूरी निकालें तो कुछ इसी तरीके से निकाला जाता है। फिर है बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएं। तो आप देख लो, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का निम्नलिखित कारण है। पहला है कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से क्या है, कृषि पर आधारित। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की हालत क्या है कि ठीक नहीं है। फिर औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश या राज्य के उद्योग का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार का जो औद्योगिक विकास है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तीसरा है बाढ़ या सूखे से क्षति। बिहार के खासकर नेपाल से जल से क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। आप देखो कोसी जो है उसको बिहार का शोक कहा जाता है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा ही बाढ़ लेकर आ जाती है। फिर आधारिक संरचना का अभाव, यानी राज्य की सड़क, बिजली, सिंचाई ये सभी का अभाव है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। तो इसीलिए क्या होता है कि बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। फिर एक गरीबी। राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है, इसके चलते भी बिहार का पिछड़ापन। अगर हम प्रति व्यक्ति निकालते हैं आय तो आप देखोगे कि लगभग अभी 50,000 निकलेगा, ठीक है, हर व्यक्ति का। लेकिन अगर आप देखोगे बिहार के नॉर्मल, जैसे अगर गांव में जाइए तो 50,000 कोई फैमिली कमा ही नहीं रहा। अगर आप देखो 50,000 अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा थोड़ी कि आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगा। वो 50,000 बहुत अच्छा है अगर आपकी फैमिली अच्छे से चल सकती है, बट ऐसा होता नहीं। आप देखो 25,000 20,000, मतलब लोग 8,000 10,000 के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। फिर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के जो उपाय है वो कुछ इस तरीके से नीचे दिए गए हैं। हाँ, ये लास्ट वाला था, खराब विधि व्यवस्था। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति और सुव्यवस्था जरूरी होती है। लेकिन बिहार में ये नहीं आते, वो करप्शन है, बेरोजगारी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो बिहार की स्थिति को ख़राब कर रही है। क्योंकि आप देखो कि अब जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप डॉक्टर बनोगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आप देखो भले ही आपका परसेंटेज कितना भी ज़्यादा आ जाए ना, लोग आपसे घूस मांगते हैं। तो ऐसे में मान लो आपके पास 90% है, फिर भी आप 5 लाख 10 लाख दे के आपको कोई नॉर्मल सी ऑर्डिनरी नौकरी लग रही है, तो फिर जब आप उस जॉब में जाओगे तो सही बात है कि आपकी मानसिकता भी वैसी हो जाएगी कि भाई मैंने जब पैसा दिया है आने के लिए तो मैं भी अगले बंदे से क्या करूँगा, पैसे लूँगा। तो यही करप्शन को बढ़ावा देता है। वैसे में कोई समझदार होते तो वो नहीं भी लेते हैं, बट समझदार लोगों की संख्या क्या है, कम है। सो ये क्या हो जाता है कि बिहार की स्थिति को खराब करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है।
बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय जो है वो है कि कृषि का तेजी से विकास, यानी उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके और इससे क्या हो, कृषि का विकास हो पाए। आप देखो, जो यहाँ पे कारण है ना गरीबी का, उसी का डायरेक्ट अपोजिट इसका ये हो जाएगा, उपाय हो जाएगा। जैसे कि कृषि खराब है तो उसको सुधारेंगे तो हो जाएगा, आधारित संरचना खराब है तो अब उसको अगर बिजली, पानी, जो भी सड़क वगैरह उस सबको ठीक करेंगे तो हो जाएगा। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य को सुधार लेंगे। बिहार की स्थिति ठीक करने के लिए गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, बाढ़ आदि विषयों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। फिर स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन, बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल और ईमानदार प्रशासन जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सो ये आपका चैप्टर क्या है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।